हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो के बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से, इंट्रोडक्शन से। ये हमारी रिवीजन क्लास है जिसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे फुल 20 to 25 मिनट्स में। माइक्रो फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन चैप्टर। माइक्रो का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? इंट्रोडक्शन चैप्टर। इंट्रोडक्शन चैप्टर ये हमारे पेपर में 4 मार्क्स का आता है और इसी में ही रिमूव करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन लिखते जाओ बच्चों। इंट्रोडक्शन चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन इकोनॉमी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? डिफाइन इकोनॉमी। इकोनॉमी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। इस पूरी लाइन को समझते हैं। हम कहते हैं रशिया एक इकोनॉमी है, इंडिया एक इकोनॉमी है, चाइना की इकोनॉमी है। यहाँ पढ़ने के लिए बैठे, रजिस्टर पे नोट करने, साथ साथ नोट करें, ठीक है? ठीक है, रशिया की इकोनॉमी है, चाइना की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी है। हर कंट्री क्या होती है? एक इकोनॉमी होती है। इकोनॉमी को क्यों सिस्टम बोला जाता है? क्योंकि हर कंट्री में कुछ ना कुछ लोग कुछ को क्या करते हैं? प्रोड्यूस। बाकी लोग क्या करते हैं? कंज्यूम। इससे क्या जनरेट होती है? इनकम। ये क्या बन गया? सिस्टम। और बताओ, क्या इकोनॉमी एक पर्सन से मिलकर बनती है? बहुत सारे लोगों से। तो दूसरा वर्ड क्या आता है? पीपल गेट देयर लिविंग। लिविंग का मतलब क्या मिल रहा है उन्हें? लाइवलीहुड, इनकम मिल रही है। तो इकोनॉमी का मीनिंग समझ आ गया क्या होता है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या आता है। व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट? क्या क्वेश्चन आता है? व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। इस लाइन को जरा ढंग से समझना। व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, इसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट Economics is all about making choice. Economics is all about making choice in the presence of scarcity. क्या मीनिंग होता है? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। अब ये एक वर्ड आता है स्कार्सिटी, यहां से भी 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। लिख दिया? क्या क्वेश्चन था? व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। अब इस स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, स्कैरसिटी का मतलब होता है जिसकी डिमांड ज्यादा है। किससे? सप्लाई से। हम हिंदी में बोलते हैं कमी, इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टेज, हमें इको में बोलना है। इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? डिमांड इज मोर देन सप्लाई। क्या मीनिंग होता है? डिमांड इज मोर देन सप्लाई। तो उसे क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी। क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी। तो मीनिंग समझ आ गया? क्या मीनिंग होता है इकोनॉमिक्स का? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। यहाँ तक ओके? समझ आ रहा है? नेक्स्ट वर्ड देखो बच्चों। और स्कैरसिटी का मीनिंग क्या होता है? डिमांड इज मोर देन सप्लाई। नेक्स्ट, एक बच्चों वर्ड आता है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। क्या मीनिंग होता है? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज हम किसको बोलते हैं? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसको बोलते हैं? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब भी हम रिसोर्सेज का प्रॉपरली क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। जब भी हम रिसोर्सेज क्या करते हैं? प्रॉपरली यूटिलाइज। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी देखा जाता है। डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या वर्ड? डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा सर, एक चीज बताओ, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस होता है? ये इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है किस वे में सोसाइटी और इंडिविजुअल अपने स्केर्स रिसोर्सेज को क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। इकोनॉमिक्स अलग चीज है, इकोनॉमी अलग चीज है। और व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, इकोनॉमिक्स का काम क्या होता है? चॉइस करना स्कैरसिटी में। और इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है। किसको स्टडी करता है? एक इंडिविजुअल और सोसाइटी को, कि वो किस तरह से सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ गया?
इकोनॉमिक्स का मीनिंग बहुत कम देखा जाता है पेपर्स में। पेपर में मेनली डिफाइन इकोनॉमी, डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है वो ढंग से समझना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ, opportunity cost is the cost of next best alternative foregone। क्या वर्ड है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन बाय अवेलिंग अ पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव, बाय अवेलिंग अ पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव, बाय अवेलिंग अ पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव। अब इस लाइन का मीनिंग क्या होता है? क्वेश्चन क्या था? डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या मीनिंग था? डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन बाय अवेलिंग अ पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव, बाय अवेलिंग अ पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव। सर इसको एक एग्जांपल से देना, तो मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, जरा सुनना। Opportunity cost is the cost of next best alternative foregone by availing a particular alternative, by availing a particular alternative। अब इस लाइन को जरा समझते हैं और इस लाइन को ढंग से समझना। देखो, मैं ट्यूशंस पढ़ाता हूँ, ठीक है? मेरे को एक स्कूल से ऑफर आता है कि हमारे स्कूल में पढ़ा लो, ठीक है? हम आपको सैलरी देंगे 80,000 पर मंथ। टाइमिंग हम आपसे लेंगे 9 to 2, ठीक है जी? फिर एक दूसरा स्कूल ऑफर कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं मैं सेम टाइम पे आ जाओ आप, लेकिन हम आपको ऑफर देंगे 60,000 पर मंथ का, ठीक है जी? यहाँ तक ओके? और एक और स्कूल ऑफर देता है, ये स्कूल बी है और ये स्कूल सी है। स्कूल सी मेरे को ऑफर दे रहा है 50,000 पर मंथ में। अब बताओ मैं कौन सा स्कूल एक्सेप्ट करूंगा? मैं फर्स्ट स्कूल को एक्सेप्ट करूंगा। जब मैं फर्स्ट स्कूल को एक्सेप्ट करूंगा, मेरे हाथ से कौन सा स्कूल चला गया? स्कूल बी का ऑप्शन और स्कूल सी का ऑप्शन, ये मेरे हाथ से चला गया। इनमें सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है? बी। तो बी क्या बन गई मेरी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसकी वजह से? फर्स्ट ऑल्टरनेटिव को अवेल करने की वजह से। किसको अवेल करने की वजह से? फर्स्ट ऑल्टरनेटिव को अवेल। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग समझ आ गया? क्या मीनिंग होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन बाय अवेलिंग अ पर्टिकुलर। अगर मैंने ये अवेल किया, मेरे हाथ से दो ऑप्शन चले गए, इनमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा था? स्कूल बी। तो स्कूल बी क्या बन गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सपोज करो स्कूल ए मेरे घर से काफी फार था, काफी दूर था, मैंने कहा छोड़ो मैं स्कूल बी को एक्सेप्ट करता हूँ। अगर मैं स्कूल बी के ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे हाथ से कौन सा चला जाएगा? ए और सी। इनमें सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा? ए। तो ए क्या बन जाएगी? अपॉर्चुनिटी को। किसकी वजह से? बी को अवेल करने की वजह से। और अगर मैं सपोज करो स्कूल सी बिल्कुल मेरे साथ ही था, मैंने स्कूल सी एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरे हाथ से क्या चला गया? ए और बी। इनमें सबसे बढ़िया कौन सा था? तो ए क्या बन गई? अपॉर्चुनिटी को। किसको अवेल करने की वजह से? इसको। तो ये डिपेंड करता है कौन सा ऑल्टरनेटिव अवेल कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। समझ आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो दिक्कत तो नहीं। क्या मीनिंग होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन बाय अवेलिंग अ पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव। समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। देखो बच्चों, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? क्या वर्ड आता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या वर्ड आता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और एक वर्ड क्या आता है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या वर्ड है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और एक वर्ड क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? एमओसी।
और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन को बोलते हैं MRT। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है MOC, और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है MRT। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, देखो दो गुड्स है, एक गुड है X और एक है गुड Y। हमने जहां जहां इको में मार्जिनल वर्ड पढ़ा है, मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल। क्या मीनिंग होता है एडिशनल। तो गुड एक्स की मैं 1 यूनिट बना रहा हूँ, और गुड वाई की कितनी यूनिट बना रहा हूँ 10 यूनिट। गुड एक्स की 1 यूनिट, गुड वाई की कितनी यूनिट 10 यूनिट। अब मैंने गुड एक्स की 2 यूनिट कर दी। गुड एक्स की 1 यूनिट बना रहा था, गुड वाई की कितनी बना था 10। अब गुड एक्स की मैंने 2 यूनिट कर दी, वाई की कितनी कर दी कम। तो इसकी 1 यूनिट में एडिशन करने के लिए इसकी कुछ यूनिट क्या मैंने कर दी सेक्रीफाइस। समझ आ रहा है। इसकी कुछ यूनिट के एडिशन के लिए मैंने उसकी कुछ यूनिट क्या कर दी सेक्रीफाइस। तो एमओसी और एमआरटी का मीनिंग क्या होता है एडिशन इन वन गुड। क्या मीनिंग होता है एडिशन इन वन गुड बाय बाय सेक्रीफाइसिंग अनदर गुड, बाय सेक्रीफाइसिंग अनदर गुड। क्या मीनिंग है एडिशन इन वन गुड बाय सेक्रीफाइसिंग अनदर गुड। सेक्रीफाइसिंग में कई लोग कहते हैं आई यहाँ आएगा यहाँ आएगा, नॉर्मल यही इको में प्रेफर किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक ओके क्लियर है। व्हाट एमओसी एमआरटी का मीनिंग। मेन इसका फॉर्मूला देखो, मेन हमें जो समझना है सर इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है एमओसी और एमआरटी में। यस, एक बेसिक डिफरेंस है, एक बेसिक सा डिफरेंस है एमओसी में और किसमें एमआरटी में। क्या बेसिक सा डिफरेंस है एमओसी एमआरटी में, याद रखना। जो मैं बेसिक सा डिफरेंस बता रहा हूँ सबको पता भी होना चाहिए। क्या बेसिक सा डिफरेंस है देखो, इनमें डिफरेंस ये होता है कि एमआरटी हमेशा किसमें निकलती है अमाउंट में। एमआरटी किसमें निकलती है अमाउंट में। देखो देखो एमओसी एमआरटी बंद कर दो इसको। एमओसी एमआरटी का एक बार सब समझ लेना। ये जो एमओसी और एमआरटी में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है एमओसी हमेशा अमाउंट में होता है। सर अमाउंट मतलब जैसे देखो कितना देखो एमओसी एमआरटी का पहले फॉर्मूला देखो क्या होता है सेक्रीफाइस इन यूनिट अपॉन गेन इन यूनिट। सेक्रीफाइस इन यूनिट अपॉन गेन इन यूनिट, ये फॉर्मूला होता है। अब बताओ यहाँ सेक्रीफाइस किसको कर रहे हैं वाई को, फॉर्मूला क्या बन गया डेल्टा वाई। गेन किसको कर रहे हैं एक्स को, तो डेल्टा एक्स। कितना कम कर रहे हैं 2 कम कर रहे हैं, कितना बढ़ाने के लिए 1। तो एमआरटी को मैंने लिखा रेशियो में 2:1। एमओसी को लिखते हैं अमाउंट। एमओसी को किसमें लिखते हैं अमाउंट में। अमाउंट समझ आ गया। ये 2:1 है तो 2/1 करेंगे कितना आ गया 2। तो एमओसी अमाउंट में होगा एमआरटी रेशियो में। बस ये डिफरेंस होता है, मोस्टली टीचर्स को नहीं पता होता। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया यहाँ तक एमओसी एमआरटी क्या होता है। एमओसी किस में निकलता है अमाउंट में, ये किस में निकलता है रेशियो में। तो बस डेफिनेशन सेम होगी, एडिशन इन वन गुड बाय सैक्रिफाइसिंग अनदर गुड। इट शोज द रेशियो, इट शोज द अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस वन गुड फॉर द एडिशन इन अनदर, और वो अमाउंट में शो करेगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया जी। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। कर लिया नोट सबने। इन यूनिट, इन यूनिट, इन यूनिट, इन यूनिट, सैक्रिफाइसिंग यूनिट्स अपॉन गेन इन यूनिट्स। देखो एमओसी और एमआरटी क्या बढ़ाता है एमओसी और एमआरटी। एमआरसी और एमआरटी का फॉर्मूला समझ आ गया, क्या फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस इन यूनिट अपॉन गेन इन यूनिट। डाउट अपना वहां पे व्हाट्सअप कर दीजिए। डाउट तेरे को पीयूष से डाउट पूछना क्या है, डाउट पीयूष से डाउट पूछे क्या है।
तुम फिर से। हाँ जी। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और तीसरा नाम क्या होता है इसका? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा नाम क्या होता है इसका? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वर्ड क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और तीसरा नाम क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या नाम है? सेंट्रल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तीसरा नाम क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तीन नाम होते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। हर कंट्री में तीन तरह की प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम क्या होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस। पहली प्रॉब्लम क्या होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। क्या होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। देखो बच्चों, हर कंट्री में दो तरह के गुड्स बनते हैं। एक क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स। और एक क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स। हर कंट्री में दो तरह के गुड्स बनते हैं। एक कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स, और एक क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स। एक क्या है? कंज्यूमर गुड्स, और एक क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो हमारी डेली नीड्स को क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं। ब्रेड, बटर, जो हमारी डेली नीड्स के लिए फुलफिल करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स। जो आगे किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। मशीन है, मशीन आगे दूसरे गुड्स को बनाने में हेल्प करती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। यहाँ तक क्लियर है? बताओ जी। इंडिया, मशीन कैपिटल गुड्स है जो आगे फर्दर प्रोडक्शन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में, हाँ जी, इंडिया जैसी कंट्री में कौन से गुड्स ज्यादा बनने चाहिए? कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। इंडिया जैसी कंट्री में कौन से गुड्स ज्यादा बनने चाहिए? कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। बन इंडिया में कैपिटल गुड्स ज्यादा बनने चाहिए, मशीन। लेकिन बताओ, कैपिटल गुड्स बनने चाहिए, कंज्यूमर? कंज्यूमर। इंडिया में कंज्यूमर और यूएसए में कैपिटल। लेकिन क्या सिर्फ कंज्यूमर ही बनेंगे इंडिया में? नहीं, बनेंगे दोनों। लेकिन किसकी रेशियो ज्यादा होगी? कंज्यूमर। और यूएसए में किसकी रेशियो ज्यादा होगी? तो इसका ये प्रॉब्लम ये नहीं है क्या बनाना है, साथ साथ क्या है? कितनी क्वांटिटी में बनाना। क्या प्रॉब्लम है? कितनी क्वांटिटी। तो इसका गाइडिंग प्रिंसिपल कहता है आप कोई भी गुड्स बनाओ। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल कहता है आप कोई भी गुड्स बनाओ, लेकिन ऐसे गुड्स बनाओ जिससे लोगों को क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो गाइडिंग प्रिंसिपल जरूर लिखना। क्या है गाइडिंग प्रिंसिपल? ऐसे गुड्स बनाओ जिससे लोगों को क्या मिले? मैक्सिमम यूटिलिटी, यानी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो इंडिया में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किससे मिलेगी? कंज्यूमर से। और यूएसए में किससे मिलेगी? कैपिटल गुड्स से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बट इसकी गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होता है? ऐसे गुड्स बनाओ जिससे लोगों को क्या मिले? मैक्सिमम यूटिलिटी, यानी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इंडिया में किससे मिलेगी? कंज्यूमर गुड्स से, और यूएसए में कैपिटल गुड्स से। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी सेंटर प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करोगे, क्या करोगे? कोई भी सेंटर प्रॉब्लम को एक्सप्लेन, तो पहली लाइन ये जरूर लिखना। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, व्हाट टू प्रोड्यूस का आप एक्सप्लेन करोगे तो आप पहली लाइन जरूर लिखना कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। और रिसोर्सेज के क्या होते हैं? ऑल्टरनेट यूसेज होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम राइज होती है हम क्या बनाएं और किसके लिए क्या बनाएं। व्हाट टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे तो थोड़ा आंसर की अच्छी इलेबोरेशन है। यहाँ तक क्लियर है? जब ये माइक्रो में होती थी ना, ये माइक्रो 12th में होती थी, तो ये क्वेश्चन फैक्ट होता था, बोर्ड में आना ही आना है। अगर 2005 से मैं 2010 के बीच का ड्यूरेशन बोलूं तो उस टाइम पे एक सेंटर फ्रॉम बोर्ड में आनी आनी होती थी। तो मैं उस टाइम पे जब बच्चों को पढ़ाता था, इसकी एक लैंग्वेज देता था। वो लैंग्वेज अगर बच्चा लिख के आता था बोर्ड के अंदर, फुल में से फुल मिलते थे, आधा नंबर भी टीचर नहीं काट सकता। वो मेरी मेन बुक में होती है। मेन बुक में वो लैंग्वेज है जिनके पास मेन बुक हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी, और मेरे को जो मिली थी ये सारी चीजें, एक टीचर थे जो 50 ईयर्स प्लस के एक्सपीरियंस थे, जिन्होंने बहुत सीबीएसई में काम भी किए, बहुत
तो उन्होंने मेरे को लैंग्वेज दी थी। क्या लैंग्वेज थी? आप मेरी मेन बुक में पढ़ना, आपको टीचर आधा नंबर नहीं काट सकती उस लैंग्वेज को। यहाँ तक क्लियर है? वो सब अभी मैं बात करेंगे। देखो जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। हाउ टू प्रोड्यूस। क्या आती है? हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब कैसे प्रोड्यूस करें। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की दो टेक्निक होती है। एक क्या होती है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। एक क्या होती है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और एक क्या होती है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है जी। एक क्या होती है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और एक क्या होती है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या होता है? मोर लेबर लेस कैपिटल। मोर लेबर लेस कैपिटल। और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? मोर कैपिटल लेस लेबर। ठीक है जी। इंडिया जैसी कंट्री में, कौन सी कंट्री में? इंडिया जैसी कंट्री में आप कौन सी टेक्निक को प्रेफर करोगे? लेबर इंटेंसिव को, कैपिटल इंटेंसिव को? इंडिया जैसी कंट्री में हम किसको प्रेफर करते हैं? लेबर इंटेंसिव को। और यूएस जैसी कंट्री में? तो इसका गाइडिंग प्रिंसिपल कहता है आप कोई भी टेक्निक यूज करो, ऐसी टेक्निक यूज करो जिससे क्या है? लीस्ट कॉस्ट है। क्या है? लीस्ट कॉस्ट। इंडिया में लीस्ट कॉस्ट बताओ कौन सी टेक्निक से आएगी? लेबर से। और यूएसए में कैपिटल से। तो इसका गाइडिंग प्रिंसिपल कहता है लीस्ट कॉस्ट पे क्या बने? मैक्सिमम आउटपुट। क्या बने? लीस्ट कॉस्ट पे मैक्सिमम आउटपुट। ये कौन सा कहता है? हाउ टू प्रोड्यूस। कौन सा कहता है? हाउ टू प्रोड्यूस। कि लो लीस्ट कॉस्ट पे क्या बने? मैक्सिमम आउटपुट। और इंडिया में किस पे बन रहा है, समझ आ गया जी? ओके जी। नेक्स्ट क्या आता है? थर्ड प्रॉब्लम क्या होती है? फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या वर्ड आता है? फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है जी। फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या कहता है? किसके लिए बनाए। क्या वर्ड आता है? फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। अब किसके लिए बनाए, ये बेसिकली किससे डील करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे। अगर बताओ सबके पास इक्वल इनकम होती, क्या ये प्रॉब्लम अराइज होती किसके लिए बनाना है? बताइए, क्या प्रॉब्लम अराइज होती किसके लिए बनाना है? नहीं। फॉर होम टू प्रोड्यूस बेसिकली अराइज किस वजह से होता है वो सुनो। किसके लिए बनाना है? ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर कंट्री के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई तो ये प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। ये क्यों अराइज होती है? ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और इनकम किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है? चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट होती है किसमें होती है? चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में होती है। कौन कौन से चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले क्या देते हैं हम? रेंट। लेबर पे वेजेस। कैपिटल पे इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? मालिक। मालिक को क्या मिलता है? प्रॉफिट। क्या मिलता है मालिक को? प्रॉफिट। तो इसका गाइडिंग प्रिंसिपल कहता है आप कोई भी गुड्स बनाओ, कोई भी गुड्स बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ जिससे वहां के लोगों की क्या हो? बेसिक और अर्जेंट नीड्स फुलफिल हो पाए। क्या हो पाए? बेसिक एंड अर्जेंट नीड्स लोगों की क्या हो पाए? फुलफिल। ये इसका क्या है? ये इसका क्या है? गाइडिंग प्रिंसिपल। क्या है इसका? गाइडिंग प्रिंसिपल। ऐसे गुड्स बनाओ जिससे लोगों की क्या हो पाए? बेसिक और अर्जेंट नीड्स क्या हो पाए? फुलफिल हो पाए। ओके जी। तो वीडियो समझ आ गया? और वीडियो किससे डील करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का नाम लिख दो।
कर लिया नोट। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है ये तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, क्या आता है, तीन। ये ना याद कर लेना, ये अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख पाते बच्चे, और टीचर जान मुझ के फिर ये दे देती है। ठीक है, जो मेरा नोट्स है उसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है, पढ़ लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। क्वेश्चन आता है व्हाई सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज, व्हाई सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज। क्या क्वेश्चन आता है, व्हाई सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज, सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है। अगर एक नंबर में आएगा, अगर एक नंबर में आएगा, अगर एक नंबर में आएगा तो सिंपल क्या लिखोगे, ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्या मैं अपनी कंट्री में कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स दोनों नहीं बना सकता, क्या मैं अपनी कंट्री में लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव दोनों यूज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर वन मार्कर आ जाए क्या लिखोगे, ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। वन मार्कर आए तो क्या लिखोगे, ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। और अगर तीन नंबर में आ जाए, कितने नंबर में आ जाए, तीन, तो आंसर क्या लिखोगे, ह्यूमन वांट्स आर, तीन नंबर में आए क्या लिखोगे, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और तीसरा पॉइंट क्या है, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूसेज। और कई स्कूल में एक नंबर में ये क्वेश्चन आया था, रिसोर्सेज के पीछे बताओ, रिसोर्सेज के पीछे क्या था, रिसोर्सेज लिमिटेड है और रिसोर्सेज के क्या है, ऑल्टरनेट यूसेज। नोट कर लिया सबने। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। किसके बीच में, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। माइक्रो में देखो क्या वर्ड आता है, आई, और मैक्रो में क्या आता है, ए। आई का मतलब हम यहाँ किसकी बात करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट की। ठीक है जी, तो ऐसे लिखेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इकोनॉमी की कौन से पार्ट को स्टडी करता है, इकोनॉमी के इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है। जबकि मैक्रो में ए आता है, ए का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल। अब यहाँ टोटल वर्ड किसके लिए यूज किया गया, इकोनॉमी एज एन होल के लिए। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या वर्ड आता है, ए का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट, ए का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल, टोटल मतलब क्या होता है, इकोनॉमी एज एन होल। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी बात करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट की। माइक्रो में किसकी बात करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट की, और मैक्रो में किसकी बात करते हैं, एग्रीगेट इकोनॉमी एज एन होल। चेंज के बाद, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ आ गया, किसको स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट को। और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको स्टडी करता है, एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल इकोनॉमी एज एन होल। अच्छा बताओ, माइक्रो की थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी। क्या बोलते हैं माइक्रो की थ्योरी को, प्राइस थ्योरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी को क्या बोलते हैं, इनकम थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी को क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी को क्या बोलते हैं, इनकम थ्योरी। समझ आ गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी क्या होती है, प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी क्या होती है, इनकम थ्योरी।
थर्ड पॉइंट देखो जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या होते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स का नाम क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स का नाम क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। समझ आ गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स का नाम क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो के टूल्स का नाम क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई। चौथा पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम का नाम क्या होता है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और आगे जाके ट्वेल्थ में पढ़ोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम का नाम क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सेंट्रल प्रॉब्लम हो गया, ये टूल्स हो गया, ये क्या होगा? ये थ्योरी, और ऊपर क्या हो गया? बेसिस मीनिंग। यहां तक समझ आ गया? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? पक्का ना? अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होता है वो भी बात करते हैं। ये किसकी बात हो रही है? माइक्रो और मैक्रो की। हो गया ना? अब नेक्स्ट देखो, लास्ट टॉपिक है इस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हम नेक्स्ट, जब ये क्लास फिनिश हो जाएगी, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पीपीसी का पूरा टॉपिक। हाँ, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक्सेप्ट पीपीसी। पॉजिटिव और क्या है? नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इससे डील करती है व्हाट इज और व्हाट आर, या व्हाट विल बी, क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। लेकिन नॉर्मेटिव किससे डील करती है? व्हाट शुड बी, क्या करना चाहिए। व्हाट ought टू बी, क्या करना चाहिए। और व्हाट शुड नॉट बी। ठीक है जी? ये